सो स्टूडेंट, ये है आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप जिसे हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आ रहे हैं। इसी दीर्घ स्वरूप को लेकर के छात्रों को कुछ कन्फ्यूजन होता है। मुझे भी वो लगातार रहे, जब तक मैंने एमएससी कर ली तब तक मेरे वो कन्फ्यूजन दूर नहीं हुए। जैसे कि एस और पी, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये डी ब्लॉक क्यों रखा गया है। इसी तरह से एफ ब्लॉक को यहाँ से उठा करके ये 4F को यहाँ पर और यहाँ से उठाकर 5F को यहाँ पर क्यों रखा गया है। ये कन्फ्यूजन लगातार चलते रहे जब तक कि मैं साइंस का टीचर बन गया। उसके बाद में जब मैं छात्रों को पढ़ाता था तो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय इसका एक नया मॉडल मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, जिससे मेरे वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गए जो अब तक चले आ रहे थे। मेरा मानना है कि छात्रों के कन्फ्यूजन उस मॉडल से शायद दूर हो पाएंगे। जो मॉडल मैंने डेवलप किया वो इस तरह से है। इस पूरी आवर्त सारणी को मैंने एक एटम के शेप में जमा दिया है। परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु के अंदर कोश होते हैं, उनके अंदर उपकोश होते हैं, उपकोशों के अंदर कक्षक होते हैं। तो इसी तरह से पूरे एटम को, एक 7 कोश वाले एटम को लेते हुए मैंने उसको उपकोश, सबसे पहले कोश, 7 कोश बनाए, फिर उसके बाद में उसको उपकोश और कक्षकों में विभाजित करते हुए मैंने ये ढांचा, ये सबसे पहले एक मैंने महापरमाणु लिया, मेगा एटम 7 कोश वाला, और इसको इस तरह से मैंने स्केलेटन इसका डिज़ाइन किया मेरी आवर्त सारणी का। ये देखिए आप, ये 7 कोश है, इसको एस उपकोश में बांटा, पी उपकोश में बांटा, डी उपकोश में बांटा और एफ उपकोश में बांटा। एस उपकोश जो है पहले कोश से चालू हो जाता है, पी उपकोश दूसरे कोश से चालू होता है, डी उपकोश तीसरे कोश से चालू होता है और एफ कोश चौथे कोश से चालू होता है। विज्ञान के छात्र समझते हैं कि ये जो इनके शुरू होने का ऑर्डर है वो एल, जो दिगंशी क्वांटम संख्या है, उस पर डिपेंड करता है। एस जो है उसके लिए एल का मान होता है n-1, यानी कि ये पहले कोश से चालू होता है तो इसके लिए एल का मान होता है 0। पी के लिए एल का मान होता है, एल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, तो एल का मान होता है इसके लिए 2-1 यानी कि 1। डी के लिए एन का मान 3 है तो एल का मान होगा n-1 यानी कि 3-1 बराबर 2। इसी प्रकार से एफ के लिए एल का मान होगा 4-1 यानी कि 3। तो इस तरह से n+l, ये एक बहुत बड़ा रूल है। ये एक बहुत बड़ा रूल है जो ये प्ले करता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इसमें सेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में हमारे एटम के अंदर जाएंगे। n+l के रूल से डिसाइड होता है। n+l का मान जिस कोश के लिए सबसे कम होगा या जिस उपकोश के लिए सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है। अगर n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में पहले जाता है जिसके लिए n का मान कम है। तो इसी आधार पर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इस ढांचे में सेट करते हैं तो ये इस तरह का हमें एक संरचनात्मक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें क्रम से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा भी 1s में, क्योंकि जो s उपकोश है उसमें केवल एक ही कक्षक होता है और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो p उपकोश है उसको 3 कक्षों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से डी उपकोश को हम 5 कक्षकों में विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए आप, px, py, pz, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ये 5 इसके डी उपकोश के कक्षक हैं। ये 3
पी उपकोष के कक्षक है और एस उपकोष का ये एक ही कक्षक है। इसी प्रकार से एफ के फिर आगे 7 कक्षक हो जाते हैं, प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब हम इनमें आपबाउ नियम से या n+l के रूल से जब इलेक्ट्रॉन्स को जमाते हैं तो इस प्रकार का ये ढांचा हमें मिलता है। देखिए आप, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हो गए। फिर इसके बाद में 11वां 3s में जाता है, 12वां भी 3s में जाता है। फिर अगले 6 इलेक्ट्रॉन 3p में जाते हैं। फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जा करके 4s में जाता है n+l के रूल से, क्योंकि 4s और 3d दोनों का n+l समान न हो करके 3d का n+l है 5 और 4s का n+l है 4, क्योंकि s के लिए l का मान 0 होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। जब ये भर जाता है फिर 4p को छोड़ देता है, क्योंकि 4p के लिए n+l का मान होता है 5 और 3d के लिए भी n+l का मान होता है 5। तो इलेक्ट्रॉन 4p को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि जब n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। तो इलेक्ट्रॉन 4s को छोड़ करके 3d में आता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये 4s को छोड़ करके 3d में आता है। इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन या ट्रांजिशन यानी कि संकरण। और सॉरी, मैं गलत शब्द बोल गया, संकरण नहीं, संक्रमण, ट्रांजिशन। इसीलिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा हर स्तर पर होता है। फिर 5s में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 5p को छोड़ करके 4d में आते हैं, 4d को पूरा भरा जाता है, फिर जा कर के 5p वापस से भरा जाता है। इसी प्रकार से जब हम 6s में जाते हैं, 6s के बाद में 6p को छोड़ करके 5d में आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि 5d और 4f इन दोनों के बीच में फिर वही n+l के रूल से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5d को छोड़ करके और 4f में आते हैं। ये यहाँ पर देखिए 5d के लिए n+l का मान हो गया 5 + 2 = 7 और 4f के लिए भी n+l का मान हो गया 4 + 3 यानी कि 7। इस केस में इलेक्ट्रॉन जिसका n कम है उसमें जाएगा। तो 5d को छोड़ करके 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर वो 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरने में आते हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वापस से फिर इस 5d को भरेंगे। पहले ये 5d भरने में आएगा। फिर उसके बाद में अगेन, क्योंकि हम 6s से चले थे, 5d को छोड़ा था, पहले 6p को छोड़ा था, फिर 5d को छोड़ा था और 4f में इलेक्ट्रॉन गया था, यानी कि 2 कोष अंदर गया था। 6s से 5d में होते हुए फिर 4f में। तो इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिशन या इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण या इंटरनल ट्रांजिशन। तो इसीलिए जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। इसी प्रकार से यही क्रम 7s में होता है। 7s में इलेक्ट्रॉन्स 7p को छोड़ते हुए 6d में जाते हैं, 6d को छोड़ते हुए 5f में जाते हैं, फिर 5f पूरा भरा जाता है, फिर उसके बाद में 6d पूरा भरा जाता है, फिर उसके बाद में 6p पूरा भरा जाता है और फिर अंत में 7p का नंबर आएगा। तो इतने एलिमेंट्स हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि लगभग 103 एलिमेंट्स से लगाकर 118 तक 118 वर्तमान में एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो 118 एलिमेंट्स हमारे यहीं डी ब्लॉक्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं। जो 6d है, 7p की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी या 7p के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर भरने में आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक मॉडल है। इसके बाद में जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरे हैं तो जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर है उसी जगह हम उसके प्रतीक को रख देंगे, उसके सिंबल को रख देंगे, तो हमारी आवर्त सारणी तैयार हो जाएगी।
ये आवर्त सारणी जो मैंने बनाई है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन्स के परमाणु के अंदर प्रवेश के सिद्धांत पर आधारित है, और इसीलिए मैंने इसको परमाणुवीय आवर्त सारणी नाम दिया है, यानी कि परमाणु के आकार में जमी हुई एक आवर्त सारणी। ये देखिए आप, इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जगह मैंने एलिमेंट्स के सिंबल्स रख दिए हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हीलियम, तीसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लिथियम। ये लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जहाँ पर है, वहीं पर हमने उस एलिमेंट का सिंबल रख दिया है। तो इस प्रकार से पूरी आवर्त सारणी तैयार हो जाती है। आप देखेंगे इसमें ये एस ब्लॉक है, फर्स्ट एस, सेकेंड एस, पी में चलेंगे हम, पी ब्लॉक, एस के तुरंत बाद आता है। इसमें ऑर्डर वही रहता है जो हम दीर्घ आवर्त सारणी में पढ़ते आए हैं। जो ट्रिक्स बच्चे काम में लेते हैं याद करने की, वो ट्रिक्स भी इसमें सेम रहती है। ये देखिए आप, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, फर्स्ट एस में लीना की रफसेफरीवाद, सेकंड में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। इसी प्रकार से पी में जब चलेंगे तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी प्रकार से वो सारे ऑर्डर वही रहते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ट्रिक्स भी वही रहती है। ये देखिए आप, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी, जो हेलोजेंस को याद करने की ट्रिक है, वो भी इसमें ऐसी रहती है। वही ऑर्डर है जो दीर्घ आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑर्डर है। ये इधर यहाँ पर नोबेल गैसें आ जाती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान। यहाँ पर देखिए आप, जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक को मैंने फैला करके, ये पूरा एस ब्लॉक था फर्स्ट कोर्स में, क्योंकि आगे कोई बैरियर नहीं, तो एस ब्लॉक को फैला करके मैंने ऐसे कर दिया है। ये आप देखिए, ये एस ब्लॉक को फैला करके मैंने ये एस ब्लॉक को फैला करके मैंने चौड़ा कर दिया है। ये तो यहाँ पर हाइड्रोजन और जो हीलियम की पोजीशन है उनको हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। हीलियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से सेकेंड एस में आता है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से नोबेल गैसेस से समानता रखता है, अक्रिय धातु से समानता रखता है। तो हम हीलियम को दो पोजीशन पर शो कर रहे हैं यहाँ पर, इसको दूसरे सेकेंड एस से, और हम जो एट्थ हमारा जो कॉलम है, एक चीज़ और बता दूं मैं, इस पूरी आवर्त सारणी को हमने 7 कोशों में, यानी कि 7 आवर्त और टोटल 32 कॉलम में विभाजित किया है। 32 कॉलम कैसे? 1, 2 एस ब्लॉक के कॉलम, 6 पी ब्लॉक के कॉलम, 10 डी ब्लॉक के कॉलम और 14 एफ ब्लॉक के कॉलम। तो हीलियम को हम दूसरे कॉलम और 8वें कॉलम के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन विन्यास के हिसाब से हम फर्स्ट कॉलम और 7th कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग ऑप्शन है इन दोनों गैसों का। इनकी पोजीशन को लेकर आवर्त सारणी में बड़ा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर होता है कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। डी ब्लॉक में हम चलेंगे तो वही ट्रिक्स यहाँ पर काम करती है। डी ब्लॉक के वही एलिमेंट्स कॉलम वाइज जमे हुए हैं। ये देखिए आप, फेरस, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब वही ट्रिक्स काम करती है जो सिंपल पेरियोडिक टेबल में काम करती है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उसी तरह से जमे हुए हैं जिस तरह से दीर्घ आवर्त सारणी में जमे हुए हैं। सिर्फ इस पेरियोडिक टेबल में जो कन्फ्यूज़न क्लियर होते हैं वो हैं, एक तो एस, पी, डी और एफ, ये चारों ब्लॉक एक साथ क्रम में आते हैं, एक ऑर्डर में आते हैं। दूसरा, हम इसमें समझ पाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रांजिशन हुआ है, फिर यहाँ से डबल ट्रांजिशन हुआ है। तो
ये ट्रांजिशन एलिमेंट और इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो संक्रमण और आंतरिक संक्रमण को बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। मैंने इस पीरियोडिक टेबल को 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को भी समझाया, तो उनको भी ये चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आई। ये जो आवर्त सारणी है, ये मूल आवर्त सारणी का कोई विकल्प नहीं है, ये उसको समझने के दृष्टिकोण से डेवलप की गई एक आवर्त सारणी है। IUPAC द्वारा जो निर्धारित दीर्घ आवर्त सारणी है, ये उसका सबस्टिट्यूट नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं करती है। ये केवल उसको समझने के दृष्टिकोण से विकसित किया हुआ मॉडल है। इस मॉडल को डेवलप करने के बाद में मैंने इसमें एक चीज़ और है, इसमें आवर्तिता का क्रम जो है वो हम रेगुलर ऑर्डर में पढ़ते हैं। S और P की जो आवर्तिता है वो एक क्रम में होती है, तो हम उसको साथ साथ ही पढ़ सकते हैं। D की आवर्तिता अपनी अलग होती है, उसको हम यहाँ D में पढ़ लेंगे, और F की आवर्तिता अपनी होती है, तो उसको हम F में अलग से पढ़ लेंगे। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं इस आवर्त सारणी की। इन विशेषताओं को भी मैंने अलग अलग ग्राफिक्स में दिखाने का प्रयास किया है। ये सबसे पहले महापरमाणु, फिर ये उसका आवर्त सारणी का स्केलेटन SPDF ब्लॉक्स में डिवाइड करते हुए, ये महापरमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जिस N+L के रूल से वो उसमें जाते हैं। फिर उसके बाद में ये हाइड्रोजन और हीलियम का शिफ्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसकी एक विशेषता है। फिर आवर्तिता का क्रम, फिर उसके बाद में ये ट्रांजिशन और इंटरनल ट्रांजिशन को शो करती हुई रेड और ब्लू लाइंस, और अंत में ये अपनी सारी विशेषताओं के साथ पूरी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को मैंने साइंस सेमिनार जो NCERT और SCERT की तरफ से होती है वहाँ भी प्रस्तुत किया था, विज्ञान मेले में। इसको अप्रिशिएट किया गया वहाँ पर। इसको मैंने कॉपीराइट करवाया, और कॉपीराइट करवाने के बाद में विज्ञान प्रगति में प्रकाशित होने के लिए भेजा, जो CSIR मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद की पुस्तक है CSIR की। उसके नवंबर 2015 के अंक में इसे मेरे आर्टिकल के साथ प्रकाशित किया गया। ये प्रकाशित होने के बाद में ये इसका कॉपीराइट, जो मैंने कॉपीराइट ऑफिस दिल्ली से प्राप्त किया। इसके बाद मैंने इसको NCERT को भेजा पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित करवाने के लिए, तो वहाँ से भी इसको पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ। इसे छात्रों को उपलब्ध करवाने के लिए मेरे प्रयास जारी हैं। एक इनोवेशन है, एक नवाचार है, जो आवर्त सारणी को समझने के दृष्टिकोण से काफ़ी सरल है और बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है। इस आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स जिस तरीके से मैंने भरे हैं उनके ऑर्डर्स को मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में ये ट्रांजिशन होता है और 21वां इलेक्ट्रॉन जो है वो D ब्लॉक में जाता है, तो स्कैंडियम D ब्लॉक का पहला एलिमेंट बन जाता है। यहाँ से फिर D ब्लॉक चालू हो जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वापस जो हमारा 4p छूट गया था उसको भरते हैं। कॉपर, जिंक के बाद में गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ये 36 परमाणु क्रमांक तक के एलिमेंट्स हम बढ़ चुके हैं। क्रिप्टॉन के बाद में फिर से आते हैं हम 37वां इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस से 4s में आता है, तो रुबिडियम, स्ट्रांसियम, फिर से ट्रांजिशन, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर से वापस हम 5p में लौटते हैं। इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम,
टेलुरियम, आयोडीन, जिनान, फिर सीजियम, बेरियम, लैंथेनम। ये डी ब्लॉक में जब 57वां इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से वो N+L का रूल लागू होने की वजह से वापस से 58वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ब्लॉक में जाता है। तो 58 से हम, वैसे तो 57 से ही चालू हो जाना चाहिए, 57वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ब्लॉक में माना जाना चाहिए, पर क्योंकि दीर्घ आवर्त सारणी में इसको डी ब्लॉक में रखा है तो हमने भी इसको यहाँ पर डी ब्लॉक में रखा है। तो 58वां इलेक्ट्रॉन सीरियम, प्रोटेक्टेड, सीरियम, प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइसप्रोस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, लुटेशियम, 71 तक ये एफ ब्लॉक हो गया, 4 एफ ब्लॉक। लुटेशियम के बाद में फिर से वापस जो डी ब्लॉक छूट गया था उसे बढ़ते हैं। लुटेशियम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, डीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। मरकरी के बाद में ये जो 6p छूटा हुआ था, थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडान 86, फ्रेंसियम और रेडियम 88 तक हम आ गए। इसके बाद में फिर से वापस ट्रांजिशन होगा, फिर से हम 89 एक्टिनियम 89 पर आ गए। यहाँ से फिर से इंटरनल ट्रांजिशन होता है और 90वां इलेक्ट्रॉन जो है थोरियम के रूप में यहाँ से 90 से जो परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स है वो स्टार्ट होते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम, कैमेरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। 103 तक के एलिमेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद में 104वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा 6d में। तो ये 6d पूरा खाली हुए तो 104, 105, 106, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तक के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। और फिर 112 के बाद में 113, 114, 115, 116, 117 और 118, ये इस प्रकार से ये जो 7p है वहाँ तक आ जाएंगे, 118 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बावजूद इसमें अभी हमारे पास 7d पूरा खाली है, 6p पूरा खाली है, 6f पूरा खाली है, 7f पूरा खाली, कि 6d और 6f और 7f ये हमारे पास अभी भी खाली हैं। तो अगर 118 के बाद के एलिमेंट्स खोजे जाते हैं तो उनको जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल ये जो S ब्लॉक है, केवल S ब्लॉक को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इतना सा बढ़ाने के बाद में 119, 120 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होकर के 6d हमारे पास खाली है, 6d में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 6d में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से वो इंटरनल ट्रांजिशन होगा, पहला इलेक्ट्रॉन आते ही, और फिर वो 6f पहले भरा जाएगा। 6f पूरा भरने के बाद में, ये 6f पूरा भरने के बाद में फिर वापस से 6d का नंबर आएगा, 6d पूरा भरा जाएगा, फिर उसके बाद में 8p का नंबर आएगा। तो हमको यहाँ पर फिर 8p आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब केवल अभी तक अगर हम देखें तो 10 एलिमेंट्स यहाँ पर और 14 एलिमेंट्स यहाँ पर, इस प्रकार से 10 के लिए जगह यहाँ पर खाली है, 14 के लिए जगह यहाँ पर खाली है। उसके बाद में 8p की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 10 और 14 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 24 एलिमेंट्स भी अगर आगे तक खोजे जाते हैं तो इस आवर्त सारणी में वो केवल इतना सा आगे बढ़ाने से उनको हम सेट कर देंगे। तो इसमें पर्याप्त जगह है आगे खोजे जाने वाले एलिमेंट्स के लिए भी, ये भी इसकी एक विशेषता है।